नमस्कार। पाँच इतना टुडे के आज की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अजीत निगम। अजीत निगम जी का परिचय एक तो यह है कि वो RWA अशोकनगर के अध्यक्ष हैं। साथ ही 2017 में वे नगर पालिका का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वे काफ़ी अच्छे मतों से दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर ऐसा एक व्यक्ति जीता जो लगातार उस वार्ड से जीतता आ रहा था। उसके बावजूद भी अजीत जी ने कभी भी अपनी हार को स्वीकार इस तरह से ना करते हुए कि काम रोक दिया जाए या जनता के काम ना आया जाए, वो अपने काम में लगे रहे। और आज लगभग 4.5 साल होने के बाद भी इतना काम अपने वार्ड में पार्षद ने नहीं किया जितना अजीत जी कर चुके हैं। तो आइए अजीत जी से कुछ बातचीत करते हैं इसी बारे में। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। अजीत जी, आपके वार्ड में कुल लगभग कितनी वोट होंगी? हमारे वार्ड में लगभग 10,000 के आसपास वोट। अच्छा, और लास्ट जब आपने चुनाव लड़ा था तो क्या आपके मन में विचार आया था कि चुनाव किस लिए लड़ा जाए? चुनाव लड़ने का मेन मकसद हमारा ये था कि जो वार्ड की समस्याएं चली आ रही थी उसको मन में ये था कि भाई पब्लिक के लिए कुछ काम किया जाए, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए और क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, काफी जो है लोग बाग परेशान थे। एक संपर्क व्यक्ति एक तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा था वार्ड में, तो इसी के चलते हम लोग ने ये RWA बनाई थी। और जब RWA बनाई तो उसमें जो है मुझे अध्यक्ष चुना गया और जब अध्यक्ष के रूप में मुझे जो है एक अपने वार्ड के निवासियों के लिए सेवा का मौका मिला। जब मैं RWA में सेवा करने लगा, समस्याओं का समाधान करने लग गया, तो पब्लिक का प्रेम मिला, प्यार मिला। उन्होंने मुझे फिर चुनाव दिला देगा। बस इस तरह से। तो आप जनता से लगभग बेसिक जरूरतों के हिसाब से जुड़े रहते हैं। आपके हिसाब से आपके वार्ड में इतने साल तक जो एक पार्षद रहे, उनकी वजह से वार्ड में काम नहीं हो पाया या नगर निगम की लापरवाहियों की वजह से काम नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा है, लापरवाही तो दोनों तरफ से होती है, तभी काम नहीं होता है। मैंने तो 4.5 साल में यही देखा कि अगर जो नगर निगम को फॉलो किया जाए, उनके संज्ञान में समस्या को लाया जाए, तो समस्या का समाधान होता है। समय जरूर लग जाता है, लेकिन होता जरूर है। आपके हिसाब से जो जन सुविधाओं के काम हैं वो शुरुआत तो उनकी नगर निगम से ही होती है। तो अगर नगर निगम अपनी सुविधाओं को पूरा करता रहे तो क्या विधानसभा में विधायक की जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए, ये हमारे संविधान में नगर निगम के पार्षद, क्षेत्र के विधायक, सांसद वाली जो प्रणाली बनाई हुई है हमारे संविधान के हिसाब से, उसकी जरूरत तो देखिए पहले भी आगे होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नगर निगम काम करता रहेगा तो विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब निवासी क्षेत्र के होते हैं तो कोई ना कोई जब समस्या आती रहती है, एक समस्या सुलझती है तो दूसरी आती है। तो आप उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए समय कैसे निकाल उसका पाते हैं? समाधान होता है तो तीसरा आता है। तो समस्या की जरूरत नहीं तो आप है जी। उन समस्याओं के लिए, उन समस्याओं के उसे समाधान भी के दीजिए लिए, आपने। मैंने पूछा आप समस्याओं के समाधान के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? समय तो देखिए ऐसा है, मेरा समय तो निकालना ही पड़ता है। अब ये है कि सुबह थोड़ा बहुत समय देता हूँ, शाम को देता हूँ, कभी कभार दोपहर में देता हूँ। समय तो जब समस्या का समाधान, जब पब्लिक जो है जब प्रेम देती है, प्यार देती है, और जब पब्लिक पूछती है कि जब हमारी समस्या का क्या हुआ, तो अंदर से भी मन की आवाज उठती है कि भाई जब सब पब्लिक का समस्या का समाधान करना चाहिए। और जब आपके अंतरात्मा से समस्या समाधान के आवाज आती है तो मैं समझता हूँ समय तो फिर निकल ही आता है। तो ये आपने अपने शौक के लिए या लोगों की जरूरत के लिए इस समस्याओं का समाधान का कार्य चुना है?
या सिर्फ चुनाव लड़के आपको भी मतलब नहीं, किसी। लोगों के, नहीं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही मैं आगे आया हूँ, और मेरा चुनाव लड़ना ही मात्र उद्देश्य नहीं। तो ऐसी क्या चीज रही जो पार्षद या काम नहीं करा पाते हैं, वो काम आप करा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्षद भी अपना काम कराते हैं, लेकिन ये है कि अ, मैं तो, भाई हमारा तरफ से तो ये है कि आरडब्ल्यू जब बनती है, संस्था बनी, तो संस्था में ये है कि जब आपस में लोग कलेक्टिवली मिले, आपस में लोग बैठे, तो समस्या का चर्चा भी होती है, उसके समाधान होने की चर्चा भी होती है। उसके बाद जो है, जब 5 लोग इकट्ठे होके कहीं डीएम पे जाते हैं, नगर निगम पे जाते हैं, किसी भी प्रशासन के कार्यालय में जाते हैं, तो सुनवाई होती है। अच्छा, वैसे पूछना तो ये। पार्षद जी जो है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब सवाल तो ये पूछना चाहिए था पार्षद से, लेकिन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप लगातार अपने क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और करवाते आ रहे हैं कि 4.5 वर्षों में ऐसी कौन कौन से कार्य हैं जो रुके हुए थे और आपने वो पूरे करा दिए। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि 3rd ई ब्लॉक हमारे वार्ड में, देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा विनीत की 8 या 9 ब्लॉक आते हैं हमारे वार्ड, और हमारा वार्ड जो है मदर किड्स राकेश मार्ग से, और बस हाल में यही बता पाऊंगा आपको कि जैसे 3rd ई में नेहरू नगर स्टेडियम के सामने वाली रोड पे हमने जो है ट्रांसफार्मर लगवाया, और पब्लिक की करीब करीब 15 साल की समस्या का समाधान। बी ब्लॉक अशोकनगर में बाबूलाल स्कूल पार्क के सामने पानी की पाइपलाइन जो है मकानों के नीचे से जा रही थी। जीडीए ने जब उन मकानों को बनाया तो पानी की पाइपलाइन जो है पता नहीं किस तरीके से उन्होंने मकानों के नीचे से डाला। वो हमने नगर निगम से मिलके उस पानी की पाइपलाइन को बंद करवा के नई पाइपलाइन मकानों के पीछे सर्विस लेन में डलवाया, और उसकी भी कम से कम 10 साल की समस्या का समाधान। ऐसे ही अशोकनगर चक्की के सामने एक पार्क है, वहां पे पार्क साफ सफाई नहीं रहती थी, जंगल सा बना हुआ था, वहां पे नगर निगम से करके हमने उनकी दीवार बनवाई, उसका जो है सौंदर्यीकरण करवाया। उसके बाद क्योंकि मालियों को थोड़ी समस्या रहती है, नगर निगम के पर्याप्त माली हमारे वार्ड में नहीं लगे हुए हैं, तो हमने जो है क्षेत्र के पार्क के आसपास के लोगों से मुलाकात करके और अपने आपस में समझा बुझा के उस पार्क की रख रखाई स्वयं अपने ऊपर। आज वो पार्क जो है 25 सालों से जो बेकार पड़ा हुआ था, आज वो पार्क बढ़िया रहता है, उसमें झूले लगवाए, और ये समस्या भी कम से कम 20 साल की पुरानी के हमने समाधान करा। तीसरा अभी जो है आपको, अभी लेटेस्ट जो है आपको हम बताते हैं, मात्र 1 महीने पहले की नेहरू नगर बिजली घर से पहले कूड़ा घर बना हुआ था, नगर निगम की गाड़ियां वहां पर कूड़ा डालती, लोग बाग काफी परेशान थे, बुजुर्ग लोग परेशान थे, बहुत दुर्गंध आती थी, गोबर ओबर डाला जाता था। लखनऊ प्रमुख सचिव के आदेश से आज आप उसको देख भी सकते हैं कि नेहरू नगर बिजली घर से पहले विलोपित कूड़ा घर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। वो हमने जो है समस्या का समाधान लगभग 10 वर्ष की जो चली आ रही थी उसका समस्या का समाधान। इसके अलावा कई सड़कें भी हमने बनवाई हैं, 3-4 सड़कें भी बनवाई हैं। नेहरू स्टेडियम वाली है, आपकी ये जो बिजली घर वाली रोड जहाँ पे विलोपित कूड़ा घर की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी सारी सड़कें बनवाई हैं। ये अभी इसके अलावा हमारी 2 सड़कें अभी पेंडिंग हैं, जिसका जो है नगर निगम द्वारा एस्टिमेट बनाया जा चुका है, और वो जो है सड़कें शीघ्र उनका निर्माण होगा, प्लस 2 पार्कों की बाउंड्री वॉल और उनका फुटपाथ प्लस बेंच, उसका निर्माण होगा। ये हमारे 3 काम पेंडिंग पड़े हैं, जो कि 2 से 3 महीने में ये भी हो जाएंगे। इसके अलावा और भी 1-2 पार्क हैं जिनकी समस्या 20-20 साल से चली आ रही है,
15-15 साल से चली आ रही, वो सारी नगर निगम से मिलके हम लोगों ने करवाया है। इसके अलावा पार्क में, जैसे कि नगर निगम में सारी लाइटों को एलईडी में बदला जा रहा था, तो हमने सब पार्कों में जो है अपनी हेलोजन बल्ब हटवा के, क्योंकि नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट तो कर दी थी एलईडी, लेकिन जो पार्क के बीच में लाइट लगी थी वहां पे सबने हेलोजन लगा रखे, वो भी हमने सब में जो है सारे पार्कों में हमने जो है सेमी हाई मास्क लाइट की एलईडी कर। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो रोज की आए दिन, सीवर लाइन है, ये है, बहुत सारी चीजें हम लोग ने ये तो करवाते रहे, मगर मुख्य मुख्य पिछले 4-5 साल में हमने ये काम करवाए। यानी कि ये सभी काम आपके व्यक्तिगत प्रयासों से हुए हैं, जो पार्षद के प्रयासों से बिल्कुल अलग है। हाँ जी, प्रयास पूरे व्यक्तिगत है, पार्षद से हमने कोई सहायता नहीं ली। अच्छा, इसमें एक बात ये जानना चाहूंगा अजीत जी कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उसको प्राथमिकता देंगे या वापस आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, यह फैसला तो हम अपने क्षेत्र के निवासियों पर डालें। हमारे क्षेत्र के निवासियों ने ही पिछली बार कहा था कि आप निर्दलीय लड़िए। अब अगर जो वो कहेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, करेंगे। तो आपका क्या मानना है, अगर हर वार्ड में इस आपकी तरह के जागरूक लोगों का इकट्ठे हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो क्या इस गाजियाबाद जिले के अंदर सुधार आने की उम्मीद है? तो नहीं है भाई। देखिए, 2015 से पहले तो मैं चीजों को जानता भी नहीं था, और अगर जो सपोज हमारे हर वार्ड में जुझारू लोग, आपस में लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी से, मैं एक शब्द यूज करूंगा, ईमानदारी से। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो थोड़ा बहुत जब हल्का सा भी सफलता उनको मिल जाती है तो वो दुरुपयोग करने लगते हैं उस चीज का। हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, और अगर जो हर वार्ड में इस तरह से प्रयास किया जाए तो मेरा मानना यह है कि गाजियाबाद की काफी समस्याओं का हल मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, जागरूक नहीं होंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये समाज सेवा करने के लिए या पब्लिक का काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी होता है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई राजनीति में आना जरूरी होता है, लेकिन देखिए, परिस्थिति जो है राजनीति में ले भी जाती है। अगर जो आप पब्लिक का समस्या का समाधान करना चाहते हैं और आपको लगता है, महसूस होता है कि उसमें राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया तभी हो पाएगा, तो मैं समझता हूँ फिर राजनीति भी करनी चाहिए। तो आपसे एक विषय पर और बात करनी थी कि आगामी फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद चुनाव आएंगे नगर निगम के, तो पहले जो सब लोगों का दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके विधानसभा चुनाव पर। तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो भाजपा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है उससे पब्लिक संतुष्ट है या नहीं? देखिए, भाजपा के कार्यकाल से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं, ये तो बड़ा मतलब ऐसा प्रश्न है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर कुछ तो विचार रखते ही होंगे ना इस बारे में भी, जैसे आप। नहीं, हाँ, मैं वही बताने जा रहा था कि देखिए, ऐसा है कि कुछ समस्याएं तो रही हैं जिससे पब्लिक जो है थोड़ा नाराज भी है, थोड़ा उनमें रोष भी है। जैसे अभी कोरोना काल में लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन वाले नहीं मिले, एम्बुलेंस में दिक्कत आई, शमशान घाटों में दिक्कत आई, तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट तो हुआ है सरकार से। और इसके अलावा आजकल महंगाई से पब्लिक परेशान है। अब इसमें सरकार कितनी सफल है या सरकार कितनी विफल है, ये तो देखिए जब चुनाव होगा और जनता किसको चुनती है वो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कितनी सफल थी, कितनी विफल। तो आपके हिसाब से विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? विधानसभा चुनाव के गाजियाबाद के हिसाब से तो मुद्दे, देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे को बहुत पहले से लग रहा है कि हमारे महानगर में गाजियाबाद की इतनी आबादी हो गई है, 20 लाख से ऊपर की आबादी हो गई है। आज तक हमारे गाजियाबाद महानगर में सिटी बस नहीं चलती। आप मेरठ में जाइए, कहीं भी जाइए, सिटी बस चलती है। तो मैं अपने विधायक जो भी होंगे उनसे सबसे पहले तो यही कहूँगा कि गाजियाबाद में एक
पब्लिक के लिए सिटी बस होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की इतनी ज्यादा रेट बढ़ता चला जा रहा है कि अब हर आदमी के लिए आने वाले समय में अपने वाहन से चलना महंगा होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सिटी बस हमारे बस में पूरे गाजियाबाद में एक रूट होना चाहिए, जिससे कि पब्लिक का आवागमन थोड़ा सस्ते में हो सके और उनके ऊपर महंगाई का बोझ ना पड़ सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा मैं जो है यहाँ पे कहूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है जो ही समाधान हो रही है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं व्यापारियों का माल लूटा जा रहा है, कहीं हो रहा है, तो कैमरे लगा दिए जाते हैं मगर उनका जो है रख रखाव ठीक से। मैं विधायक जो भी होंगे या विधानसभा में जो भी हमारे प्रतिनिधि चुन के आए, शहर के लिए मैं चाहूंगा कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में या पूरे गाजियाबाद के क्षेत्र में एक सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो है जो गैर कानूनी काम है उनको पुलिस जल्दी पकड़ सके और सही ढंग से पकड़ सके और पब्लिक जो है सुख में और शांति जीवन बिता सके। तीसरा मेरा प्रदूषण के लिए एक सुझाव, एक मशीन आती है जो कि दिल्ली में लगाई जा रही है। अगर जो वो प्रयास विधायक लोग प्रयास करें तो वो मशीन गाजियाबाद में भी अगर अलग अलग जगह पे 10-12 जगह लग जाए तो शायद प्रदूषण भी हमारा गाजियाबाद का कम हो सकता है, क्योंकि गाजियाबाद भारत के पहले 10 गाजियाबाद जो शहर हैं गाजियाबाद में उसका नाम आता है प्रदूषण के हिसाब से। तो हमें प्रदूषण के हिसाब से भी सोचना चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि अभी कुछ क्षेत्रों में इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज की कमी है, अस्पतालों में व्यवस्था की कमी है। ये सारे विधायकों से हम तो यही उम्मीद करेंगे ये विधायक इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से पब्लिक के लिए लाएं और आगे पब्लिक जो है अच्छा लगे, सरकार भी बढ़िया लगे। अच्छा, ये आगामी जो एक तीसरी लहर आने की बातें चल रही हैं, इसके लिए क्या तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए गाजियाबाद के प्रतिनिधियों को और प्रशासन को? इस पर कुछ विचार डालें। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो यह है कि जो हमारी कोरोना काल की दूसरी लहर आई थी उसमें बेड की कमी पड़ी हुई, तो अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। कोविड सेंटर जो है कोविड सेंटर भी ना हो कि केस कम हो गए तो वो बेहाल हो गए तो वे फिर से पड़े जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर लोगों की जो व्यवस्था अगर तो हमारी प्रॉपर रहेगी तो शायद हम उसमें मृत्यु दर की कम कर सकते हैं। दूसरा मेरा सुझाव है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट अगर जो अस्पतालों के साथ लग जाएगा तो जो ऑक्सीजन की कमी है वो वहीं अस्पताल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर लाना ले जाना उसकी व्यवस्था करना समय भी लेता है, खर्चा भी करता है, और उसके बाद जो है आदमी जब नहीं अवेलेबल हो पाती है ऑक्सीजन तो मृत्यु दर भी बढ़ती है। तो मेरा कहने का है एक ऑक्सीजन प्लांट, अगर जो सब में नहीं हो सकता है तो कुछ मेजर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तो ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। तीसरा मेरा यह है कि जो वैक्सीनेशन है उसको जो है तेजी लानी चाहिए। मैं अभी नहीं समझता कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रही है, मैं गाजियाबाद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो भी कम है, तो हमें रफ्तार भी वैक्सीनेशन की बढ़ानी पड़ेगी। और चौथा जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी लोगों को करना पड़ेगा। ये जागरूकता इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग अभी अनभिज्ञ हैं, डरते हैं वैक्सीन लगाने से, भ्रमित हैं, कुछ उनको अफवाह प्रेरणा देती है कि ना लगवाओ। तो इस तरह की चीजें जो हैं हमें जागरूक करनी पड़ेगी। और लास्ट में मैं सबसे पहले ये सुझाव करूंगा कि हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस, हेल्थ वर्कर, नगर निगम के कर्मचारी, जीडीए के ऑफिसर्स,
ये जितने जो फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, इनका वैक्सीनेशन जो है 100% पहले होना चाहिए, क्योंकि जब तीसरी लहर आएगी तो जो व्यवस्था बनाने में इन फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम होगा वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जब फ्रंट लाइन वर्कर ही अपने आप को सेफ नहीं समझेगा, उसी को वैक्सीनेशन पूरी नहीं पहुंचेगी, तो वो बेचारा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो मैनेजमेंट खराब होगा। मेरे यही सुझाव है कि तीसरी लहर आने से पहले इस चीज को थोड़ा सा हमें इन चारों पांचों चीजों पे जो होंगे हमें ध्यान रखना। आशा करते हैं अजीत जी आपके जो अच्छी बातों पे मुद्दे रखे गए हैं और अच्छे आपने बातें बताई हैं, इन पर विधायक भी, प्रशासन भी और सांसद प्रतिनिधि वगैरह भी, सब लोग इस पर गौर करेंगे और गाजियाबाद को सुधारने में सहयोग करेंगे। आपसे नमस्कार, पाँच टुडे की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की नमस्कार।